देखिए अपन लोग सारणी के गुणधर्म को सॉल्व कर रहे थे अपन लोग, ठीक है। पिछली कक्षाओं में अपन ने 4 या 5 सारणी के प्रगुण तो किए। आज उसके अगले प्रगुण को अपन लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यदि किसी सारणी की किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अचर राशि k से गुणा कर दिया जाए तो k का मान उस सारणी के मान में भी हो जाता है। k का मान उस सारणी के मान में भी हो जाता है, ठीक है। इफ एनी रो और any column, so if all the element of any row and any column multiply by any number k, where k is the constant, then k is multiply the value of determinant also, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, किसी सारणी की किसी पंक्ति, एक ही पंक्ति में करना है या एक ही स्तंभ में, तो सबसे पहले हम एक सारणिक ले लेते हैं। सारणिक हमने ले लिया माना, उदाहरण के लिए देखिए माना, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? 2 4 3 7 8 9 102, ठीक है। ये एक सारणिक है। अब इस सारणी का मान निकालने पहले हम, तो इस सारणी का मान निकालते हैं हम, कैसे भी निकाल लेंगे, हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। ये लाइन के लिए 36 और 24 कितना हो गया? ये 12 हो गया, माइनस ये 0 हो जाएगा पूरा, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, ये लाइन के लिए 18 21 ऋण 3, फिर +2 कितना हो जाएगा? ये 16 और 28, तो ये 16 और 28 मतलब 12, तो डेल्टा इक्वल्स टू कितना हो गया? 12 - 24 इक्वल्स टू -12, ठीक, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, किसी भी सारणी की किसी भी पंक्ति में एक अचर राशि k का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। अभी हम आपको k से ही बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब जो है हम इसमें क्या करते हैं, इस सारणी में k से गुणा कर देते हैं। पहली पंक्ति के सभी अवयवों में k से गुणा करने पर, ठीक है। तो देखिए जब k से गुणा किया तो डेल्टा डैश मान लेते हैं, डेल्टा डैश हो जाएगा। तो क्या हुआ हमारे पास? 2k 4k 3k 7 8 9 102, ठीक। अब इसको अपन विस्तार कर लेते हैं, तो देखिए 1, ये लाइन गई, ये लाइन गई, ये 36k हो जाएगा, और 36k में से ये गया तो कितना बचेगा? 12k, ठीक, माइनस ये 0 हो गया, ये लाइन गई, ये लाइन गई, 18 - 21 -3k +2 क्या हो जाएगा? 16 - 28, 16 - 28 मतलब 12k, ठीक। तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया? 12k आया, और ये कितना हो गया? 24k बराबर -k। तो देखिए ये जो k है, इसी k से हमने सभी पंक्तियों में गुणा किया था, ठीक। एक k एक अचर राशि है। k का मान आपके लिए 2 हो सकता है, आपके लिए 12 हो सकता है, आपके लिए 8 हो सकता है, मेरे लिए 5 हो सकता है, आपके ऊपर है, ठीक है। अब देखिए इसी तरह को एक दूसरा उदाहरण बताता हूँ आपको। ये हमारे पास एक सारणिक है, इस सारणी का मान कितना आया? 12 -12। अगर हम 5 से गुणा कर दे किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में, बताइए 5 से किस में कर दे, बताइए? सेकंड रो में, ठीक है। तो देखिए 5 से दूसरी पंक्ति के अवयवों में गुणा करने पर, अब थोड़े के लिए डेल्टा डैश आ जाता है। तो देखिए हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 60 आना चाहिए। क्यों? 12 तो यहाँ आंसर आया है, अब 5 से गुणा कर रहे तो कितना होगा? 12 × 5 = 60। तो देखिए ये हो जाएगा 2 4 3 14 16 18 1 0 2,
एक ही पंक्ति में कर रहे हैं। आपने दूसरी पंक्ति बोला ना। हाँ सेकंड 7 पन्ना 35 8 पंजे 40। अच्छा 5 से किया, मैंने 2 से कर दिया। वही तो 35 8 पंजे 40 और 9 पंजे 45। ठीक है, मैंने 5 लिखा है लेकिन 2 से गुणा कर दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि किसी सारणी की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ, कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ में एक अचर राशि, हमने यहाँ अचर राशि क्या ली 5 से गुणा कर दिया। तो हमारे पास जो पहले सारणी का मान आया वो ऋण 12 आया था, ऋण 12 आया था। अब 5 से गुणा कर दिया तो मालूम है 12 बन के कितना होगा 60। तो हमारे पास -60 इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना आता है, इसको विस्तार करते हैं। डेल्टा डैश बराबर कहीं से भी ले लो, किसी के भी सापेक्ष ले लो आप, 2 ये लिया हमने, ये 80 हो गया, -0 -4 ये गया, ये गया 70 -45 +3 एक ये हो गया, ये 0 -40। अब डेल्टा डैश इक्वल्स टू कितना हुआ 160 हुआ। ठीक, यहाँ कितना बचेगा 25 में 4 का गुणा किया तो -100 हो गया, और वो कितना हो गया -120। ठीक, ये तो ज़्यादा आ रहा देखते कितना आ रहा है। ठीक, माइनस डेल्टा डैश 160 - 220 और डेल्टा डैश बराबर कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, इतने आया ना। अब देखिए ये है क्या कि ये -12 × 5 है। ये 5 से हमने सारणी की दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों को 5 से गुणा किया। अब अगर इसमें फिर से एक बार गुणा करते हैं तो अब कितना आंसर आना चाहिए 300 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 60 आया। अब 60 पे फिर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, किसी सारणी की किसी पंक्ति में या स्तंभ के अवयव को किसी एक अचर राशि का मतलब हुआ जिसका मान शून्य नहीं हो। तो क्या शून्य अचर राशि नहीं होती क्या? मतलब मेरे कहने का मतलब है आप ऐसी राशि से करिए जिसका मान शून्य नहीं है, तो आपको उतने का गुणा सारणी के मान में भी हो जाता है। ठीक है, ये एक प्रगुण था। अब अगला प्रगुण देखिए ये प्रगुण है किसी भी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 सारणिकों के योगफल या अंतर के रूप में लिखा है तो उसे उसी क्रम के सारणी के योगफल या अंतर के रूप में लिखा जा सकता है। मान लेते हैं, माना डेल्टा बराबर ये α1 प्लस β1, ठीक, α2 प्लस β2, α3 प्लस β3 है। ठीक, यहाँ पर A1 B1 A2 B2 C2 C3 है। तो देखिए यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 2 या 2 से अधिक राशियों के योगफल में लिखे हों या अंतर के रूप में लिखे हों तो उसे उसी क्रम के सारणी के सारणी के योगफल या अंतर के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, अब देखिए थोड़ी देर के लिए हम ये बोलना चाहते हैं कि इसको हम ऐसा लिखेंगे, डेल्टा इक्वल्स टू α1 A1 B1, ठीक, α2 A2 B2, α3 B3 A3 B3, ठीक, प्लस β1 A1 B1 β2 A2 B2 β3 एक मिनट A1 B1 A2 B2 ये होगा C2 C3, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पर माइनस होगा
यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। हम्म, ठीक है, अब हम आपको उसको हल करके बता दें क्या? बोलिए। से दोनों का मान सेम है। दोनों का मान सेम है, वो हल होगा और फिर प्लस लगा देंगे बीच में, फिर वो हल करनी है। दोनों का मान सेम है। ठीक है, अगर आप बोलो तो हम बता देते हैं, इसको करके कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा मतलब इन दोनों का पहले मान आप इसको सॉल्व कर लो, हम्म, इसका जो आंसर आएगा, ठीक, फिर इसका जो आंसर आएगा और इसका आंसर आएगा, उन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके आंसर के बराबर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं दो सारणी के योगफल और अंतर के रूप में। ठीक है, अब देखिए एक उदाहरण के द्वारा बता देता हूँ, एक उदाहरण के द्वारा और बता देता हूँ। ठीक है, देखिए ये ले लिया मैंने, 1 प्लस के, 2 प्लस के, 3 प्लस के। यहाँ क्या लेना चाहते हैं? 4 5 6 7 8 9। ठीक, इसको हल कर लीजिए, कितना आएगा? 1 प्लस के इक्वल्स टू 45 48 माइनस 3 माइनस 2 प्लस के कितना आएगा? 36 माइनस 42। ठीक, प्लस 3 प्लस के 32 माइनस, ठीक, कितना हो जाएगा? -3 माइनस 3 के प्लस 12 माइनस 6 के माइनस 9 माइनस 9 के। माइनस 9 नहीं आएगा, 3 ये आएगा। ये आएगा, नहीं नहीं माइनस एक मिनट, 9 माइनस 3 के। सर वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ प्लस आएगा ना, प्लस 6 के। ये हो गया, हाँ माइनस ये हो गया और ये हो गया। नहीं सर, वहाँ प्लस 6 के आएगा, यहाँ नीचे वाले यहाँ इस तरफ। ये हाँ ये प्लस, ठीक है, क्लियर? तो देखिए ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज कैंसिल, ये तो पूरा जीरो हो गया। यस सर हो गया। ठीक, अब इसी चीज को देखिए यहाँ लिख के बता रहा हूं मैं, 1 4 5 2 5 8 3 6 9 प्लस के 4 7 के 5 8 के 6 9। सर वहाँ पे 7 है। 1 प्लस के वो 5 के 7 आएगा पहले टर्म में। ये वाली, ठीक है, ये 7 आ, ठीक। अब इसको अगर हल करना चाहें हम तो कितना आना चाहिए? देखिए इतना ही आना चाहिए, ठीक है। तो इसको एक और तरीका देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 के सब में से कॉमन निकल जाएगा। 1 2 3 सॉरी 1 1 1 4 5 6 7 8 9, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये? 45 36 48 3, ठीक, -2 बताइए, 36 42 -6, ठीक, फिर +3 बोलिए, 32 35 3, ठीक। और ये के वाला पोर्शन देख लीजिए कितना आएगा? 0। कैसे? सर वो R2 माइनस R3 कर देंगे, हाँ, R3 में चलिए वो कर देंगे। करिए, मैं अभी अभी आपको बता रहा हूँ, 2 मिनट देखिए, उसे ही बोल रहे हैं आप। ये क्या, ये 45 माइनस से कितना हुआ? -3। ये के को बाहर निकाल लिया, यस सर, के को बाहर निकाल लिया, तो ये पहला -3 हो गया, यस सर। ठीक। सेकंड देखिए, -1, ये लाइन गया, ये लाइन गया, 36 माइनस 42 -6, ठीक। उसके बाद देखिए प्लस, बोलिए 1, ये 32 माइनस 35 कितना हुआ? 3, ठीक। यहाँ ऊपर कितना आ जाएगा? -3
प्लस 12 माइनस 9 प्लस के बोलिए माइनस 3 प्लस 6 माइनस 3, ये हुआ ना, ये पूरा जीरो हो गया, ये भी पूरा जीरो हो गया, ठीक। तो अगर किसी सारणी की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के दो अवयव योगफल के रूप में या अंतर के रूप में लिखें तो उसे उसी क्रम, मतलब जितने क्रम का सारणी दिया गया है उसी क्रम के सारणी के योगफल या अंतर के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो सारणी का मान जो होता है अपरिवर्तित रहता है, वही सारणी का मान आएगा, आपने लिखा ना, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक। तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है, क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट त्रिगुण है आपका, इससे हम करीब करीब अधिकांश सवालों को हल करते हैं। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव को किसी अचर राशि से गुणा करके जोड़ा जाए या घटाया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। थोड़ी भाषा चेंज होगी, अब देखिए जो बोल रहा हूँ। किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव में किसी अचर राशि से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों में जोड़ा जाए या घटाया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। ये भाषा मैंने बदल दी, नहीं आया, एक बार एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पहले आप समझ लीजिए, फिर से बोल रहा हूँ। किसी सारणिक या किसी पंक्ति के सभी अवयव में किसी अचर राशि से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों में जोड़ा जाए या घटाया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। नहीं आएगी, बता रहा हूँ, उदाहरण बता रहा हूँ। सबसे पहले अपने दिमाग में एक सारणिक रखो, सारणिक 3x3 की रखो, उसकी एक पंक्ति ले लो, पंक्ति के सभी अवयव को किसी निश्चित राशि से गुणा कर दिया गया, पहली पंक्ति के, ठीक है, किसी सभी अवयव को किसी निश्चित राशि से गुणा कर दिया गया और उसे अन्य पंक्ति चाहे वो दूसरी हो या तीसरी के संगत अवयव में जोड़ा जाए, ठीक, या घटाया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित होता है। नहीं, सिंपल सी चीज है, किसी भी सारणी की किसी भी पंक्ति इससे तो ऐसे से गुणा करेंगे। या स्तंभ के सभी अवयवों को एक निश्चित राशि से गुणा कर दिया जाए या गुणा करके जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए अन्य पंक्ति में, ठीक है, या अन्य स्तंभ में, तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। मान लेते उदाहरण के लिए, ठीक है, हम मान लेते उदाहरण के लिए, देखिए माना ये उदाहरण है, मान लेते हैं डेल्टा बराबर, क्या मानना चाहते हैं आप, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये एक सारणी है। अब देखिए किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों में एक निश्चित राशि से गुणा करके दूसरी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव में जोड़ा जाए या घटाया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित होता है। देखिए पहली पंक्ति में करते हैं गुणा, पहली पंक्ति के बता चुका हूं सभी अवयवों में के से गुणा करने पर या करके दूसरी पंक्ति के
संगत अवयवों में जोड़ने पर प्राप्त सारणिक डेल्टा डैश है, मान लेते हैं। अभी जो चीज लिखी है इसको देखिए मैं क्या लिखूं। पहली पंक्ति के सभी अवयवों में के से गुणा किया और दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों में जोड़ा। R2 में जोड़ा हमने, क्या जोड़ा? R1 के सभी पहली पंक्ति के सभी अवयवों में के से गुणा किया, ठीक, और R2 के सभी संगत अवयवों में आपस में जोड़ दिया। तो जो नया सारणिक प्राप्त होता है वो क्या होता है? डेल्टा डैश। ये दो लाइन को हमने संकेत के रूप में लिख दिया। अब देखिए डेल्टा डैश कहाँ कहाँ चेंज नहीं हो रहा है? A1 में A3, A1 B1 C1, A3 B3 C3, यहाँ चेंज नहीं हो रहा। अब चेंज क्या हो रहा है? पहली पंक्ति के सभी अवयवों को आपने के से गुणा कर दिया और इसमें जोड़ दिया, तो A2 प्लस K1, फिर B2 प्लस K B1, ठीक, फिर C2 प्लस C2 प्लस K C1, ठीक। अब इसको हल करेंगे तो यही चीज मिल जाएगी। हम देखते हैं जगह कहाँ है हमारे पास, ये यही लिख ले रहा हूँ। देखिए अभी मैंने आपको बताया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस A1 B1 C1 K1 KB1 KC1 A3 B3 C3, ठीक। देखिए A1 K1 A3 B1 KB1 B3 C1 KC1 C3, ये वाली चीज क्या है? डेल्टा है। ये यहाँ जगह नहीं है मेरे पास तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। ये डेल्टा है, डेल्टा डैश बराबर डेल्टा, ये पूरा देखिए डेल्टा है, ठीक। इसमें से के कॉमन निकाल लें हम, के कॉमन निकाल लेते हैं। A1 B1 C1 A1 C1 A3 B3 C3 प्लस के यहाँ पर ये दोनों समान है, सर्वसम है, ठीक। तो ये लिख सकते हैं R1 सर्वसम R2, ठीक। क्या हुआ यहाँ पर? डेल्टा डैश बराबर डेल्टा, ठीक। सिंपल सी चीज है, इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। आपके पास किसी सारणी जो आपकी भाषा लिखी है, इससे मिलती जुलती भाषा लेकिन दूसरी भाषा बोल रहा हूँ, चलो अच्छा यही भाषा बोल देता हूँ। किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी अचर राशि से गुणा करके जोड़ा जाए या घटाया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। और जो मैं बोल रहा हूँ देखो क्या है, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव को किसी अचर राशि से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव में जोड़ा जाए या घटाया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। भाषा हुई है, ये वाली लाइन को हमने ऊपर कर दी है और वो वाली लाइन को नीचे कर दी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये चीज मैंने आपको पहले पढ़ाया है। इसको एक तरीके से और लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? इसको ऐसा भी लिखते हैं R21 K
जो भी परिवर्तन होगा R2 में, क्या परिवर्तन होगा, पहली पंक्ति के अवयव को K से गुणा करेंगे और उसको किस में जोड़ेंगे, R2 में जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये भी एक संकेत है, लेकिन ये वाला संकेत हम नहीं यूज करते हैं, हम ये वाला ही संकेत यूज करते हैं। क्लियर है, समझ लीजिए एक बार आराम से। कोई डाउट है? डाउट उसी को नहीं होता जो पढ़ता नहीं। कोई डाउट है क्या? नहीं। चलिए, अच्छी बात है। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं, कभी ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लिए जाते हैं कहीं कहीं पर। अब आपको देखना है, तो अब आप इसको अगर विस्तार करने का, तो विस्तार करने में बड़ी बड़ी संख्याएं जाएंगी। ठीक है, तो उसका उपयोग नहीं करना है। अब आपने जो प्रगुण पढ़े हैं उनका उपयोग करना है। तो देखिए, आपको ऐसा क्या लगता है, यहाँ देखिए जब सिमिलर है, ये दोनों जोड़ के ये बना, ये दोनों के बाद ये बना, ये दोनों के बाद ये बना। तो सिंपल देखिए, हम क्या करते हैं, C2 में चेंज करेंगे, सॉरी C3 में चेंज, C2 में चेंज करेंगे, C2 में चेंज करेंगे, C2 प्लस 10 C1। इसमें 10 का गुणा कर दिया और इसको जोड़ दिया। ठीक, क्या हुआ हमारे पास, 7 9 4 1 5 5, 10 का गुणा किया 70, इसमें जोड़ा 79। चलिए पहले ये लिखिए, 79 41 55, जो भी चेंज होगा C2 में होगा ना। विषम सममित और सममित अवयव क्या है आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अभी तो हम आपको एक सवाल दिया गया, सारणी का प्रसार किए बिना दर्शाइए कि इस सारणी का मान 0 है। तो हमको मालूम है, सबसे पहले हल में देखिए, मान लेते, माना डेल्टा इक्वल्स टू 0 ये आ गया। ठीक, अब आपको इतना मालूम होना चाहिए कि विषम सममित अवयव में मुख्य विकर्ण के सारे अवयव शून्य होते हैं और बराबर दूरी पर जो अवयव स्थित हैं वो समान होते हैं, लेकिन विपरीत चिन्ह के होते हैं। तो देखिए, हमने क्या किया, इसमें से माइनस बाहर निकालिए, तो माइनस बाहर निकालिए तो 0 रहेगा, 51 हो गया, 65 हो गया, 0 -79 65 और 0। ठीक, अब देखिए, किसी पंक्ति के स्तंभ को, सॉरी किसी सारणी की पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ में पंक्ति में बदल दिया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। 0 51 65 51 0 79 0 51 65 -51 0 79 -65 79 0। ठीक, ये है क्या, यही तो है। ठीक है, क्या मिला हमको, हमको मिला ये डेल्टा माइनस डेल्टा। अब इसको उठाकर यहां लिया, डेल्टा प्लस डेल्टा बराबर 0, 2 डेल्टा बराबर 0, डेल्टा बराबर 0। ये सारणी का प्रसार किए बिना अपन ने सारणी का मान निकाला, सिद्ध किया 0। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जहां पर भी विषम सममित अवयव आता है उसका सारणी का मान हमेशा 0 होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, यहां ही दे देता हूं मैं आपको, cos अल्फा, सॉरी 0 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, माइनस cos अल्फा 0 cos अल्फा या cos गैमा ले लो, cos गैमा, फिर ये साइन अल्फा माइनस cos गैमा
0। ये ऐसा है और इसके 4 आंसर लिखे हैं। कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, कॉस गैमा, सी माइनस साइन अल्फा और डी नन। कौन सा आंसर होगा? नन होगा, क्योंकि मान में इसका मान 0 होना है। क्यों 0 होना है? ये देखिए, ये मुख्य विकर्ण है, इससे बराबर दूरी पर अवयव समान है लेकिन विपरीत चिन्ह के हैं। ये देखिए, ये देखिए, वही चीज यहाँ पर। सर ये डेल्टा डैश निकालना है। डेल्टा डैश लिखना है, हम तो डेल्टा ही लिखा है, हमने उसको डेल्टा मान लिया है। हाँ तो इसमें से कुछ नहीं किया, इसमें माइनस कॉमन निकाला। हाँ और फिर एक मिनट देखो, माइनस कॉमन निकाला, इसमें पाई रहती माइनस कॉमन निकाला, इसके बाद इसको क्या क्या चेंज कर दिया, पंक्ति को स्तंभ में। हाँ तो वो डेल्टा डैश तो होगा। नहीं। डेल्टा होगा। डेल्टा होगा, ये डेल्टा होगा। भाई हमने कुछ किया थोड़ी ना है, हमने सिर्फ माइनस कॉमन निकाला है और उसके बाद पंक्ति को स्तंभ में चेंज किया और स्तंभ को पंक्ति में चेंज किया। तो सारणी का मान जो होता है अपरिवर्तित होता है। हाँ ठीक है, ये हमारी लाइट जल रही है। ठीक है।